सोचिए, एक ऐसा कवि जो हिंदी के सबसे बड़े नामों में से एक है, लेकिन मजे की बात यह है कि उसका हिंदी में लिखने का कभी कोई इरादा ही नहीं था। अजीब है ना। आज हम बात करेंगे शमशेर बहादुर सिंह की, जिनकी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। मंजिल कुछ और थी और किस्मत उन्हें कहीं और ही ले गई। तो सवाल यही है, एक पेंटर जो लिखता भी था तो उर्दू और अंग्रेजी में, वो हिंदी कविता का इतना बड़ा स्तंभ कैसे बन गया? मतलब जो इंसान कैनवस पर रंग भरना चाहता था, वो शब्दों से कविता कैसे लिखने लगा, और वो भी हिंदी में? आइए इसी दिलचस्प सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो उनके इस सफर को हम कुछ इस तरह से देखेंगे। पहले जानेंगे कि वो एक अप्रत्याशित कवि कैसे थे, फिर बात करेंगे उनके दिल्ली आने की, उनके संघर्ष और दुख की, और फिर कैसे बच्चन जी ने उन्हें बुलाया, इलाहाबाद में उनकी नई शुरुआत कैसे हुई, और आखिरकार वो हिंदी में पूरी तरह से कैसे आए। तो कहानी शुरू होती है शमशेर बहादुर सिंह से। देखिए, शुरू में उनकी पहचान का हिंदी साहित्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो तो एक ऐसे कलाकार थे जो मानो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच जी रहे थे, और यहीं से उनके अंदर का असल संघर्ष शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो वो चीज़ें थीं जो उन्हें दिल से पसंद थी, पेंटिंग करना, उर्दू अंग्रेजी में लिखना, गज़लें कहना, और दूसरी तरफ थी वो पहचान जो बाद में जाकर उनकी बनी हिंदी कविता। और इन दोनों के बीच का जो सफ़र था ना, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। अक्सर कहानियों में एक ऐसा मोड़ आता है जो हीरो को उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से निकालकर किसी नई राह पर ले जाता है। शमशेर की कहानी में वो मोड़ था दिल्ली का सफर। हुआ यूं कि किसी ने उन्हें कोई ऐसी चुभने वाली बात कह दी कि बस उन्हें लग गई। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, जेब में जितने भी थोड़े बहुत रुपए थे उठाए और दिल्ली की पहली बस पकड़ ली। एक झटके में लिया गया फैसला था ये, पर इसी एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब देखिए, दिल्ली में उनका मकसद एकदम साफ था। उन्हें कोई लेखक कवि नहीं बनना था, उन्हें तो पेंटिंग में महारत हासिल करनी थी। इसी जुनून के साथ उन्होंने उखील आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया, और कमाल की बात तो यह है कि आर्ट के लिए उनका पैशन देखकर स्कूल ने बिना फीस लिए ही उन्हें एडमिशन दे दिया। लेकिन दिल्ली का रास्ता जैसा सोचते हैं वैसा आसान नहीं था। यहां आकर उन्हें इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, पर्सनल लेवल पर भी और पैसों की तंगी भी, कि ये दौर उनकी जिंदगी की एक तरह से अग्नि परीक्षा बन गया। उनकी हालत बहुत ही मुश्किल थी। करोल बाग में एक छोटा सा कमरा था जहां वो रहते थे। पैसों की तंगी तो जैसे हमेशा ही रहती थी। कभी कभी उनके बड़े भाई तेज बहादुर कुछ पैसे भेज देते थे, और गुजारा चलाने के लिए वो दुकानों के साइन बोर्ड तक पेंट करते थे। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद कला उनके अंदर जिंदा थी। वो दिल्ली की सड़कों पे घूमते, लोगों के चेहरे स्केच करते, और हाँ, चुपचाप अपने लिए कविताएं भी लिखते रहते थे। ये सब संघर्ष तो चल ही रहे थे कि उन पर दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। उनकी पत्नी, जिन्हें टीबी की बीमारी थी, उनका निधन हो गया। ये एक ऐसा झटका था जिसने शमशेर को अंदर तक तोड़कर रख दिया। वो एकदम गहरे अकेलेपन में डूब गए। कहते हैं ना, जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है, शायद तभी कोई फरिश्ता रास्ता दिखाने आता है। शमशेर की जिंदगी में वो फरिश्ता बनकर आए हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी ही वो इंसान थे जिन्होंने उनके अंदर छिपे टैलेंट को पहचाना और उन्हें एक बिल्कुल नई राह दिखाई। इन दोनों की मुलाकात की कहानी भी भाई बड़ी फिल्मी है। हुआ ये कि बच्चन जी दिल्ली में शमशेर के आर्ट स्टूडियो पहुंचे, पर वो वहां थे नहीं, तो बच्चन जी एक छोटा सा नोट छोड़कर चले गए। फिर कुछ वक्त बीता, शमशेर देहरादून में एक कंपाउंडर की नौकरी कर रहे थे। वहां से उन्होंने बच्चन जी को एक इंग्लिश सोनेट भेजा। कविता पढ़कर बच्चन जी उनसे मिलने सीधा देहरादून पहुंच गए, और उस दिन तो मौसम इतना खराब था कि एक तूफान में पेड़ गिरते गिरते बचा। खैर, जब बच्चन जी ने शमशेर की हालत देखी और उनका टैलेंट देखा, तो उन्होंने फौरन उन्हें इलाहाबाद आने का न्योता दे दिया। कहा कि आकर एमए करो। शायद इन दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बनने की एक और वजह थी। दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे थे। कुछ ही वक्त पहले बच्चन जी ने भी अपनी पत्नी को खोया था, और इस एक जैसे दुख ने दोनों को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। तो बच्चन जी का वो न्योता मानना शमशेर की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनका इलाहाबाद आना मानो एक पूरी की पूरी नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। एक ऐसी दुनिया जो हिंदी लिटरेचर की एनर्जी और क्रिएटिविटी से लबालब भरी हुई थी। और इलाहाबाद में तो उन्हें मानो एक नया साहित्यिक परिवार ही मिल गया। सोचिए जरा, हरिवंश राय बच्चन ने न सिर्फ उनका एमए में एडमिशन कराया, बल्कि सारा खर्चा भी उठाया। सुमित्रा नंदन पंत जी ने उन्हें इंडियन प्रेस में ट्रांसलेशन का काम दिलवा दिया ताकि पैसों की दिक्कत ना हो। और तो और,
सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जैसे दिग्गज कवि उनकी कविताओं को सराह रहे थे। ये माहौल किसी भी नए कलाकार के लिए एक वरदान जैसा ही था। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। भले ही वो हिंदी साहित्य के बड़े बड़े दिग्गजों के बीच उठ बैठ रहे थे, पर उनकी अपनी जड़ें तो उर्दू में थीं। उनकी लिखने की आदत, उनका लहजा सब उर्दू का था। तो हिंदी में लिखने के लिए उन्हें सबको जैसे नए सिरे से सीखना पड़ रहा था। ये एक अंदरूनी लड़ाई थी। और बस यहीं से उनके असल ट्रांसफॉर्मेशन, उनके असली बदलाव का सफर शुरू होता है। जिंदगी के थपेड़े, गुरुओं का साथ और दोस्तों का सहारा, इन सब ने मिलकर शमशेर की एक बिल्कुल नई पहचान गढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। पहले उनकी कविताएं सरस्वती और चांद जैसी मैगजीन में छपने लगी। बच्चन जी लगातार उन्हें पोइट्री की बारीकियों पर गाइड करते रहे। फिर उन्होंने बच्चन जी की निशा निमंत्रण पढ़ी और उससे वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्हें जैसे एक नई राह ही मिल गई। और जब निराला जैसे महान कवियों ने उनकी तारीफ की तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी हिंदी लेखन पर लगा दी। और इस तरह शमशेर बहादुर सिंह, वो कलाकार जो कभी पेंटर बनना चाहता था, जो उर्दू और अंग्रेजी में लिखता था, वो आखिरकार पूरी तरह से हिंदी का हो गया। उनका सफर आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। शमशेर की ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि किसी भी आर्टिस्ट का रास्ता आखिर तय कौन करता है। क्या वो आर्टिस्ट खुद होता है, या हालात होते हैं, या फिर वो लोग होते हैं जो हमें सफर में मिलते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।